आपकी सेल होगी तो इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो आपका पैसा बढ़ जाता। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2 की, जिसका ऑलरेडी एक पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जहां हमने तरह तरह की बातें करी हैं। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय 3 एक्टिविटी बनती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। वहां हमने पहले नंबर पर इन्वेस्टिंग लिया है क्योंकि ये बेहद सरल है और आपको सबसे जल्दी समझ में आने वाली एक्टिविटी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा 2 चीजों पर विशेष रूप से फोकस रहेगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एक नॉन करंट एसेट्स में, चाहे वो एसेट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर इक्विपमेंट हो, या आपके गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स हो। इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट अगर कोई होगी तो उसके लिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड एसेट्स तो देखनी है आपको सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं, मतलब हम शॉर्टकट इसके लिए बना लेते हैं। एनसीए और एनसीआई पर फोकस रहेगा हमारा, एनसीए और एनसीआई। एनसीए मतलब नॉन करंट एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल, इंटेंजिबल हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो। क्लियर है कहानी सर? तुम्हारा पूरा फोकस एसेट साइड की बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर रहेगा। सिंपल नॉन करंट एसेट्स देखनी है, ना हमें करंट एसेट्स देखनी है, ना शेयर होल्डर फंड्स देखना है, ना हमें डिवेंचर्स देखना है, ना नॉन करंट लायबिलिटी देखनी है, ना करंट लायबिलिटी देखनी है। इनमें से कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ एक जगह फोकस करना है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स में। उसी पर पूरी एक्टिविटी बेस्ड है कि ये नॉन करंट एसेट, चाहे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो, जब भी बेची जाएंगी, मैं अपना मोबाइल फोन बेच रहा हूं तो पैसे आएंगे या जाएंगे? सर आएंगे। मैं अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा हूं, पैसे आएंगे या जाएंगे? सर आएंगे। मैं शेयर्स बेच रहा हूं अपने, इन्वेस्टमेंट वाले, इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी कंपनी में मैंने शेयर्स को, उनको बेच रहा हूं। इशू ऑफ शेयर्स नहीं बेटा वहां पर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं मैं अपना, तो उससे पैसे आएंगे या जाएंगे? सर आएंगे। तो इन सभी चीजों से मेरा इनफ्लो ऑफ कैश होगा, मेरा पैसा बढ़ जाता है। तो हमने इसी तरह इसको कैटेगराइज कर रखा है कि एनसीए और एनसीआई पर पूरा फोकस रहना चाहिए सर आपका। अगर आपकी सेल होगी तो इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा तो आपका पैसा बढ़ जाता है, इनफ्लो होगा तो आपका पैसा बढ़ जाता है। और कैश फ्लो में 2 ही चीजें देखनी है, इनफ्लो होगा तो प्लस, आउटफ्लो होगा तो माइनस। तो इसी के लिए हम, सेल होगी किसी एसेट की तो इनफ्लो, और परचेज होगा किसी एसेट का तो आउटफ्लो। सेल होगी तो पैसा आएगा, परचेज होगी तो पैसा जाएगा। सेल होगी तो इनफ्लो और परचेज होगा तो आउटफ्लो। तो सिंपल पूरे कॉन्सेप्ट को 2 ही पार्ट में डाला है हमने कि सर जितनी भी टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इनको 2 पार्ट में डालो, एक सेल में और एक परचेज में। सेल में इनफ्लो, परचेज में आउटफ्लो, सेल में प्लस, परचेज में माइनस। क्लियर है यहां तक कहानी? जी सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमने कुछ एसेट्स के नाम लिख लिए जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये कब सेल करी जाती है और कब परचेज करी जाती है। आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओ। तो जैसे बिल्डिंग को मेरी कीमत लिख ली है मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 5,31 मार्च 2019, मतलब पिछली साल है, और 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर है। 2 तरीके के बैलेंस देगा आपको। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, अब 3 लाख रुपए की रह गई है। 5 लाख की बिल्डिंग थी, अब 3 लाख रुपए की रहेगी। दैट मीन्स हो सकता है आपने इस साल बिल्डिंग बेच दी हो। कितनी बेची है, कितने रुपए वाली बेची है, इसका कुछ पता नहीं है, बट कम हुई है तो हो सकता है, मेरी बात समझना, हर बार नहीं होगा ऐसा, हो सकता है कि बिल्डिंग बिक जाई है। मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हो कि पहले हमारे पास बिल्डिंग ज्यादा वैल्यू की थी, अब कम वैल्यू की रह गई है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग बिक गई है, और बिक गई है तो पैसा आया होगा, बट कितना? आप डायरेक्ट 2 लाख नहीं लिखना है यहाँ पर बेटा, 5 में से 3 गए 2 लाख। क्यों? क्योंकि सर बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग 2 लाख की बिकी है, पर हो सकता है पैसे 50 आए हो, लॉस हो गया हो हमारा 50 का। बिल्डिंग 2 लाख रुपए की बिकी है। ये सारी चीजों के लिए हम अकाउंट बनाएंगे अभी। सिंपल आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यूजुअली जब बैलेंस कम होता है किसी भी टेंजिबल, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का, तो हो सकता है बिक गई हो। प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं, ये भी 4 लाख की जगह 2,50,000 की, अगेन बैलेंस कम है। दैट मीन्स हो सकता है ऐसा कि ये प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड हुई है। हो सकता वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है इस पर डेप भी लगाओ और हो सकता है सेल भी दियो। मतलब सर सेल के बारे में जनरली क्वेश्चन बताएगा क्या हमको? बिल्कुल बताएगा आपको।
जब जब क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट बिकेगा तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि इतने रुपए की बिक गई है, इतने % प्रॉफिट पर बिकी है, इतने रुपए लॉस में हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। उसके लिए मैं अकाउंट बनाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बस माइंड में सेट करते जाओ, साथ साथ चीज़ें लिखते जाओगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। साथ साथ चीज़ों को लिखते जाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। बगल में ही हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया परचेज का, कि यूजुअली जब आपकी एसेट बढ़ जाती है, पहले पेटेंट्स थे आपके 320 के, अब 650 के हो गए, मतलब 3,20,000 की चीज़ अपने आप से तो 650 हो नहीं गई होगी, या रिवैल्यूएशन वगैरह चीज़ नहीं चलती आपकी। तो आप सोचो रिवैल्यू हो गए हो, कॉपीराइट्स पहले थे 4 लाख के, अब हो गए 6 लाख रुपए के। तो चीज़ों में जो बढ़ावट आ रही है, पहले मेरे पास एक फ़ोन था सिर्फ 10,000 का, फिर दूसरी साल मैंने एक और फ़ोन खरीदा 15,000 का, 25,000 के 2 फ़ोन हो, फिर एक और खरीदा मैंने 50,000 का, तो 85,000। तो खरीद रहा हूँ तभी तो बढ़ रहे हैं ना, फोन्स खरीद रहा हूँ तभी तो बढ़ पा रहे हैं। सिमिलरली आप पेटेंट्स थी पहले 320 की, अब 650 की हो गई, तो रिवैल्यूएशन थोड़ी ना हो रहा है, बढ़ रही है। और बढ़ रही है तो किसकी वजह से? आपने खरीदा होगा तो आप पैसे दे आए होंगे। ये है कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट यही है कि सर सेल के टाइम पर पैसा आता है और परचेज के टाइम पर पैसा जाता है। सेल वाली चीज को इनफ्लो बोलता हूँ, परचेज वाली चीज को आउटफ्लो बोलता हूँ। सेल की वजह से पैसा बढ़ता है और परचेज की वजह से पैसा घटता है। बार बार बोल रहा हूँ तो कि दिमाग में सेट हो जाएगा। समझने के लिए क्या है कि सर अगर बैलेंस कम हो रहा है हमारा, पिछले साल से इस साल कम हो रहा है, तो हो सकता है सेल हो, इंफॉर्मेशन बताएगा। बढ़ रहा है बैलेंस तो हो सकता है हमारा वो क्या हो सकता है क्या हो, वो परचेज हो। ठीक है, हो सकता नहीं, उसमें जनरली परचेज ही होती है। कहानी समझ में आ रही है? अकाउंट से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। अभी अपने सिंपली समझ लो, सेल ये है, परचेज ये है। क्लियर है? मैंने एसेट्स के नाम यूजुअली लिखे हैं, आप इसमें कॉपीराइट्स हो, ट्रेडमार्क्स हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, कोई भी करंट एसेट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, फॉर लैंड एंड इन्वेस्टमेंट अगर बैलेंस घट रहा है, फॉर लैंड एंड इन्वेस्टमेंट अगर बैलेंस घट रहा है, जैसे यहाँ पर अगर लैंड बिल्डिंग लिखी होती है, इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, लैंड होती है, इन्वेस्टमेंट होगी, अगर बैलेंस घट रहा है तो सर वो सेल की वजह से ही घटेगा। पर अदर एसेट्स अगर घट रही है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो वो हो सकता है डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की वजह से भी घट सकता है। इस बात को दोबारा बताऊंगा, मैं हैशटैग वाली बात है। हम चलते सिंपली फॉर्मेट पर, छोटा सा फॉर्मेट बना लिया मैंने आपकी बड़ी बुक से, बड़ा फॉर्मेट निकालकर छोटा फॉर्मेट जो आपको समझ में आ जाए। अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट बिकेगी, सेल होगी फिक्स्ड एसेट्स का, या कोई भी इन्वेस्टमेंट बिकेगा, कितने रुपए का बिकेगा, कैसे बिकेगा, वो नीचे जानते हैं हम लोग। अगर बिकेगा तो आपका पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। देखो जरा साइन किस तरफ जा रहा है मेरे, ऊपर की तरफ जा रहा है, पैसा आएगा। परचेज करोगे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, तो आपका पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो आउटफ्लो हो जाएगा। इधर प्लस करेंगे पैसे को, इधर माइनस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कभी भी रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड किया, ये क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको, क्या रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है, तो वो भी यहाँ पर प्लस होगा, उसकी वजह से भी पैसा यहाँ पर आता है। अब बच्चों का कंफ्यूजन है, सर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड अगर प्लस होगा तो क्या रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड माइनस होगा? यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं होगा, जो लिखा है बस वही होगा। और ऐसा क्यों होगा, इस बात को भी समझ लो। सर ये तो समझ में आ गया कि फिक्स्ड एसेट्स बिक रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा आ रहा है। फिक्स्ड एसेट परचेज कर रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा जा रहा है। ये रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड का क्या मतलब है? एक बात बताओ, किसी भी इंसान को रेंट कब मिलता है? जब वो उसने अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कोई भी चीज किराए पर चढ़ाएगा तभी रेंट मिलेगा ना। और जब ये सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर शामिल है, क्या प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें शामिल है, तो इनसे होने वाली इनकम भी यहीं पर आएगी। बस सिंपल सी बात है, अगर कभी आपके पापा के नाम से कार्ड आता है घर में, शादी में इन्विटेशन आता है और उसमें लिखा होता है विद फैमिली, सब परिवार, तो आप ये कहते हो सब लोगों के नाम लिख कर जाते उसमें। सिमिलरली अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर है, इनकी सेल परचेज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, इनसे रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पर आ रही है, तो क्या उससे होने वाली इनकम भी यहाँ नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ये इनकम्स भी नहीं होंगी। तो सिंपली बात है सर, रेंट कब रिसीव होता है? जब आप अपनी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर को किराए पर चढ़ाओ। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड कब होता है? जब आप अपने इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट लाओ। आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, बैंक में एफडी खोल ली है, वहां से इंटरेस्ट आ रही है। आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं किसी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, वहां से डिविडेंड आ रहा है। ये है मुद्दा सिंपल सा कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्यों आते हैं।
पेड होंगे तो फाइनेंसिंग में आएंगे, अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे, यहाँ आएंगे ही नहीं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। कंफ्यूजन है बच्चों के मन में, तो वहाँ क्लियर कराऊंगा कि वहाँ क्यों आते हैं, जैसे ये बताया यहाँ क्यों आते हैं। सिंपली हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है, सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की या इन्वेस्टमेंट्स की, वो आएगी। सेल की वजह से पैसा आएगा और परचेज की वजह से पैसा जाएगा। सेल की वजह से इनफ्लो और परचेज की वजह से आउटफ्लो, और रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो इसकी वजह से भी पैसा आता है, तो इनफ्लो माना जाता है। अब चलते हैं सर असली बात पर, जिस पर हमारा क्वेश्चन हमें फंसाता है, क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, ये कठिन लग रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उस मुद्दे की बात पर चलते हैं। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इफ एनी एडजस्टमेंट इज गिवन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट, अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट से रिगार्डिंग, कोई इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग अगर कोई भी एडजस्टमेंट दी हुई है, अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट मतलब क्या दी है कि हमने इतने रुपए का साल में खरीदा या इतने रुपए का साल में बेचा, हमें इतने रुपया डेप लगाना है, हमारी जो मशीन बिकी है उस पर इतने रुपया प्रॉफिट, एक लाइन लिख कर देगा आपको। अगर कोई एडजस्टमेंट रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट दी है, इट इज बेटर टू प्रिपेयर द एसेट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये बहुत जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट बना लें या उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लें। तो आपको उस पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट बना लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बना दिया है। यहाँ सिंपल सी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हो उसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है सर लास्ट ईयर का बैलेंस। जैसे इस क्वेश्चन में 2019-2020 है डेट, तो ओपनिंग बैलेंस ये माना जाएगा पुराना वाला बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस सर यहाँ पर आएगा बाई बैलेंस सीडी में। सबसे पहले आपको डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस डालना है। उसके अलावा जो जो बातें होने वाली हैं उनके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस और बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। आगे की बात करते हैं सर, जब भी कोई एसेट आएगी आपके पास तो सर परचेज करी होगी आपने तभी आएगी, तो वो टू बैंक में डालेंगे आप डेबिट साइड। मतलब इसका मतलब क्या है, जब आप एसेट परचेज करते थे 11th क्लास में तो क्या एंट्री बनाते थे, फर्नीचर टू कैश, बिल्डिंग टू कैश, प्लांट मशीनरी टू कैश। तो दैट मीन्स वो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो रहा है और पैसा आपका जा रहा है। परचेज करोगे एसेट तो आपकी एसेट इस तरफ आएगी और सेल करोगे तो आप उस तरफ आएगी। बट सिंपल सी बात है, याद क्या रखनी है, परचेज में तो परचेज प्राइस सिंपल होता है सर कि लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹2,80,000 वॉज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ तो सिंपल होता है, पर दिक्कत करता है सेल में। सेल में क्या दिक्कत करता है कि प्लांट एंड मशीनरी अगर मानकर चलो कोई 40,000 रुपए की और आपने सोल्ड करी है उसको 55,000 की, तो सर यहाँ 40 लिखे या 55,000? तो सर यहाँ पर आपको 55,000 लिखना है, क्योंकि बेची जितने की है उसे सेल प्राइस बोलेंगे, और 15,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा है दोनों के बीच में, 40 और 55 के बीच में, वो प्रॉफिट आप इधर डालेंगे। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस इधर डालेंगे, उसके बाद परचेज करिए वो भी इधर डालेंगे, और अगर प्रॉफिट कुछ हो रहा है बेचने वाली एसेट पर तो वो भी इधर डालते। प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले मैंने नीचे लिख रखे हैं, अभी समझा दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, डेबिट साइड प्लांट एंड मशीनरी में 3 चीजें आएंगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस पहले जो भी था, उसके बाद इस साल जो भी खरीदा, उसके बाद कोई बेची एसेट उसका प्रॉफिट। मतलब 3 चीजें डेबिट साइड आएंगी जिनकी वजह से प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1 पिछला बैलेंस, पॉइंट नंबर 2 इस साल खरीदी हुई एसेट, पॉइंट नंबर 3 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तीनों चीजें डेबिट साइड आएंगी। क्रेडिट साइड सर क्या क्या चीजें आएंगी? सर बेची जो भी है आपने एसेट, जैसे अभी अभी हमने 40,000 की एसेट को 55,000 में बेचा, सर 55,000 से यहां आएगा। अगर इसी एसेट पर लॉस हो जाता मुझे, मैं 55 वाली को 40 की बेचता तो 15 का मुझे लॉस हो जाता, तो मैं लॉस इस तरफ डालता। ठीक है, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो इस तरफ, लॉस होगा तो इस तरफ। प्रॉफिट की वजह से एसेट मेरी बढ़ जाती है और लॉस की वजह से एसेट मेरी घट जाती है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सर डेबिट साइड चीजें कौन कौन सी आएंगी? पिछला बैलेंस, खरीदी हुई एसेट और प्रॉफिट ऑन सेल। क्रेडिट साइड कौन सी चीजें आएंगी? बेची हुई एसेट जा रही है मुझे छोड़कर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जा रहा है मुझे लॉस देकर, और क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट रहता है दैट इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यहाँ पर क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर डेप्रीशिएशन की वैल्यू वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो मतलब सिंपल सी बात है, 3 चीजें डेबिट साइड आ सकती हैं और 4 चीजें क्रेडिट साइड आ सकती हैं। प्रॉफिट और लॉस में से कुछ एक ही आएगा। प्रॉफिट इधर आ गया तो लॉस नहीं आएगा, लॉस इधर आ गया तो प्रॉफिट नहीं आएगा। फटाफट से रिवीजन कराते हैं। सर डेबिट साइड क्या आएगी? पुराना बैलेंस, इस साल जो एसेट खरीदी है वो, और प्रॉफिट ऑन सेल। 3 चीजें डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या चीजें आएंगी? बेची हुई एसेट बाय बैंक, डेप्रीशिएशन जो लगाना है बाय डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
लॉस ऑन सेल अगर कुछ हुआ है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रॉफिट और लॉस आपको एक क्वेश्चन में निकालने पड़ सकते हैं, तो हम उसको अभी देखते हैं। ये सर हमने अकाउंट जो बनाया ये तब बनाएंगे जब आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, तब हम एक अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट देता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट देता है तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो एसेट का अकाउंट जैसा ये बनाया है, और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मानकर चलो मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, हर साल उस पर 10% डेप है, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू 9, उसके एक साल बाद उसकी वैल्यू 9, 8, उसके एक साल बाद उसकी वैल्यू 7, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहा हूं। अगर मैं उसकी वैल्यू आज भी 10 लाख रुपए दिखा रहा हूं, दैट मीन्स मैं उसका डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहा हूं, एक प्रोविजन बनाकर डाल रहा हूं। उस वाले केस में दो अकाउंट बनेंगे। इस एसेट अकाउंट को दो पार्ट में तोड़ दिया जाएगा, जैसे बैलेंस बीडी यहां था यहां आएगा, जैसे बैलेंस सीडी यहां था यहां आएगा, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल यहां था, लॉस ऑन सेल, जैसे लॉस ऑन सेल यहां था वो यहां आएगा, जैसे बाई बैंक यहां था यहां आएगा, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल यहां था यहां आएगा, जैसे परचेज यहां थी यहां आएगा। सर फिर बनाने की क्या जरूरत है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्यूमुलेटेड डेप, क्योंकि हमारी जो एसेट है, अब इनमें से कोई एसेट बिक रही है, एक एसेट बिक रही है, उस पर हमने डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया नहीं था अब तक, हम तो अलग से इकट्ठा कर रहे हैं सारी एसेट्स का डेप, तो उस पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, अपनी एसेट में से हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। उस एसेट में से मैं इस एक्यूमुलेटेड डेप को हटाता हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी कोई एसेट बिक रही है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई आपकी एसेट है 2 लाख रुपए की कॉस्ट है और उस पर अब तक 80,000 का एक्यूमुलेटेड डेप है, उस पर 80,000 का अब तक एक्यूमुलेटेड डेप है, तो एसेट की वैल्यू 1,20 रह गई है, उसको आप 1,40 का बेच रहे हो। 1,40 कहां आएगा? सेल प्राइस में। क्यों? क्योंकि सर सेल प्राइस आती है। 20,000 का प्रॉफिट कहां आएगा? यहां। बट सर एसेट में से अब तक 80 का डेप हटा नहीं है, तो उस 80 के डेप को आप यूं हटाओगे यहां से, यहां पर ये क्रेडिट हो रहा है और यही डेप यहां पर डेबिट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों चीजें सेम होती है, मेरी बात ध्यान रखना। मैं देखो किसी को किसी से मैच कराने जा रहा हूं, इन दोनों को आपस में मैच करा रहा हूं, ये दोनों चीजें सेम अमाउंट से होंगी, जितना यहां क्रेडिट होगा उतना यहां डेबिट होगा। जो ये चीज है वही ये चीज है। इस एसेट का नाम है, इस एसेट का नाम है, इस डेप्रिसिएशन का नाम है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। थोड़ी बात दिमाग में याद रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वो एसेट हट रही है यहां से, उस एसेट का डेप हट रहा है यहां से जो एसेट बिक रही है। मतलब कब होगा ऐसा केस? जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया होगा, उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको करना क्या होगा? इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना होगा यहां से और फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करना होगा। सो दोनों सेम अमाउंट से दिए होंगे। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट बनेगा वो जस्ट इससे उल्टा होगा। आप एसेट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखते थे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी। आप एसेट अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी लिखते थे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू बैलेंस सीडी। इसका मतलब क्या होता है? सर एसेट का अकाउंट डेबिट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, बट डेप्रिसिएशन हमारा एसेट की वैल्यू को कम करता है, तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। पॉइंट नंबर 2, सारे तरीके के प्रोविजंस का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि वो आपको लायबिलिटी साइड दिखते थे, क्योंकि वो आपकी एसेट्स को कम कर देते हैं। तो सर बाई बैलेंस बीडी यहां पर आएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस किसका? कौन सी चीज का? सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन में दिया होगा तो आएगा, नहीं तो ये अकाउंट ही नहीं बनेगा, फिर यही अकाउंट बनेगा। और यहां आएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा क्वेश्चन में या तो आपको वो वाला डेप्रिसिएशन देगा जो एसेट बिक रही है, तो वो यहां डेबिट यहां क्रेडिट, या आपको पूरी साल का डेप देगा। इसको लिख लो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, या तो ये देगा या ये देगा। डेप्रिसिएशन जिस उस एसेट पर जो बिक रही है, या डेप्रिसिएशन पूरी साल में आप क्या चार्ज कर रहे हो। साल में जो चार्ज कर रहे हो वो क्रेडिट होगा, और जो एसेट बिक रही है वो डेबिट होगा। वो जो डेबिट हुआ है वो आपका एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। इनका आपस में रिलेशन देख लो, जितना यहां डेबिट होगा उतना यहां क्रेडिट होगा, जितना यहां क्रेडिट होगा उतना यहां डेबिट होगा। अगर एसेट बिकी नहीं सर तो पूरी साल, तो ना कुछ डेबिट होगा ना कुछ क्रेडिट होगा, सिंपल अकाउंट बनाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? लास्ट 2 फॉर्मूले छोटे छोटे लिख दिए मैंने। लॉस ऑन सेल कब होगा? जब आपकी एसेट थी 1.5 लाख की और आपने बेच दी 1 लाख रुपए की, तो बुक वैल्यू क्या है उसकी सर? 1,50,000 रुपीज। सेल प्राइस क्या है? 1,50,000 का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो इधर आएगा या इधर आएगा? इधर आएगा, इधर। चाहे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हो या नहीं दिया हो, दोनों केस में लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल कब होगा? जब आपकी एसेट थी 1.5 लाख की और आपने बेच दी 2 लाख रुपए की, तो
2 लाख में से 1.5 लाख गया तो 50,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड आएगा एसेट अकाउंट के, चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हो या नहीं दिया हो, और साथ साथ नोटिंग करते जाओगे तो अच्छे समझ में आएगा। और लास्ट बात मैं लिखता हूं, ये बुक वैल्यू होती क्या है? बुक वैल्यू इक्वल्स टू, सर जो भी हमारी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना, पुरानी जितने की खरीदी थी, उसमें से अब तक का डेप्रिसिएशन हटा दो, डेप्रिसिएशन अप टू डेट, जितनी हमारी पुरानी वैल्यू होती है, ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उसमें से अब तक का डेप्रिसिएशन हटा दो। लास्ट बात सुन लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शोज सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ एसेट को परचेज सेल जो करते हो उसको रिकॉर्ड करती है, इन्वेस्टमेंट जो परचेज सेल करते हो उसको रिकॉर्ड करती है। इग्नोर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, मतलब इसमें से जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग रहा है, अमोर्टाइजेशन हो रही है एसेट्स, उनको इग्नोर करती है टोटली। लास्ट बात, अगर लैंड एंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट और लैंड के बैलेंस में घट रहा है, कमी आ रही है, तो वो सेल होगा। और कोई एसेट घट रही है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो वो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की वजह से हो सकता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पार्ट 3 जल्दी आएगा आपके साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।